हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं चेतन सिंह आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ही अभी होता है बेरोजगारी को लेके। कमोवेश प्रायः स्टेट में चुनाव भी इसी मुद्दे को लेके लड़े जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बेरोजगारी शब्द को कभी आप लोगों ने सही तरीके से समझा है? क्या बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, इसको समझा है? बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसको समझे हैं? बेरोजगारी की वर्तमान में भारत में क्या स्थिति है, क्या आप सभी लोग इसको समझे हैं? तो घबराने की कोई बात नहीं, आज इन सभी पे हम समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार क्लास में कहता हूं कि अर्थशास्त्र जो विषय है ना, उसमें किताबी नॉलेज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है व्यवहारिक नॉलेज लेना। केवल अर्थशास्त्र की अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और आप सभी को पता होगा आज के समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं। तो हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों के साथ साथ फैक्चुअल प्रश्न को भी एग्जाम में हल कर पाए, इसी दृष्टिकोण से हमें पढ़ना चाहिए। साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो हमें स्मार्ट स्टडी की ओर जाना चाहिए। तो चलिए, आज मेरे साथ आप अनएम्प्लॉयमेंट के इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हम किताबी नॉलेज नहीं, व्यवहारिक नॉलेज आप सभी को देंगे। तो सबसे पहला बात होता है, आप लोग निबंध भी 10th 12th की परीक्षा दिए होंगे, तो वहां पे आप ऐसे भी लिखते होंगे, निबंध भी लिखते होंगे बेरोजगारी। और ये चैप्टर चूज करने के पीछे मकसद ही मेरा है कि आप लोग, तमाम लोग सुनते होंगे बेरोजगारी, गरीबी, ये तो भारत जैसे देश में आम भाषा है। आप कहीं चौक चौराहे चाय की दुकान पे भी जाएंगे तो आपको ये वर्ड सुनने को मिलता होगा। लेकिन इतना बार आप इस वर्ड को सुन रहे हैं, क्या इसके बारे में आपके पास संपूर्ण जानकारी है? क्या एक्चुअल में आपको पता है कि बेरोजगारी किसे कहा जाता है? तो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन पॉइंट होगा आज के क्लास का, वो ये 3-4 बिंदु पे होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बेरोजगारी की परिभाषा, बेरोजगारी किसे कहते हैं? बड़ा आसान है, आप लोग कहेंगे इसका जिसे रोजगार ना मिले उसे बेरोजगारी कहते हैं। ऐसा नहीं है, हमने पहले ही बताया। हम इसको, बेरोजगारी को अर्थशास्त्र के एक टॉपिक के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी शब्दावली आपका निकलकर सामने आएगा। बेरोजगारी की परिभाषा यानी कि बेरोजगारी क्या होता है ये समझेंगे, बेरोजगारी के टाइप, और वर्तमान में बेरोजगारी की स्थिति, और निष्कर्ष, निष्कर्ष बोला जाए तो इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। तो हर एक पॉइंट में हम 5 से 8 मिनट देते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हैं, कभी भी नहीं सुने हैं, फिर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, आने वाला है। चलिए, तो जब आप बेरोजगारी पढ़ते हैं ना, तो डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं और कई फॉर्मूला आपके पास आ जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि बेरोजगार किसे कहा जाए। तो जब भी बेरोजगारी के चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको 2-3 जो शब्द है उसको ध्यान देना है, ज्यादा लोड नहीं देना है, बिल्कुल आसान शब्दों में ये शब्द को बताएंगे। तो एक होता है सबसे पहला शब्द जिस पे हम चर्चा करेंगे, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं ताकि आप लोग को दिख दिया जाए, लेबर फोर्स, है ना। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स किसे कहा जाता है ना। लेबर फोर्स किसे कहा जाता है, वर्किंग पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, ये तमाम चीजों को हम समझने का यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रयास करने वाले हैं। तो श्रम बल, है ना, श्रम बल जब आप समझ रहे हैं तो श्रम बल समझने से पहले आपको एक वर्ड यहाँ पे समझना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा, कार्यकारी जनसंख्या, है ना। कार्यकारी जनसंख्या में बगल में ही लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्या समझना पड़ेगा? पहला वर्ड जो आपको समझना पड़ेगा ये है कार्यकारी जनसंख्या। कार्यकारी जनसंख्या, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे वर्किंग पॉपुलेशंस। तो सबसे पहला ये वर्ड है, ये वर्ड आपको समझना है, तब आप ये वर्ड समझ पाएंगे। तो जनाब, ये कार्यकारी जनसंख्या कहा किसे जाता है?
सबसे पहला चीज, जो वर्किंग पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, WP इसे कहते हैं। तो वर्किंग पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। अगर वर्किंग पॉपुलेशन की बात किया जाए तो इसको आप 3 पार्ट में बांट लें, है ना। 15 से 64 वर्ष की आयु, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 15 से 64 वर्ष है ना, 15 से 64 वर्ष की आयु, 64 वर्ष की आयु, है ना, जिसका भी होगा उसे हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन में रखेंगे। तो पहला इसका पैरामीटर क्या है, 15 से 64 वर्ष की आयु, है ना, स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है स्वस्थ, है ना, स्वस्थ व्यक्ति, 15 से 64 वर्ष आयु प्लस स्वस्थ व्यक्ति और कार्य करने की योग्यता और क्षमता। कार्य करने की क्या है, कार्य करने की योग्यता, कार्य करने की योग्यता, योग्यता और क्षमता, योग्यता एंड क्षमता। ठीक है, ये 3 चीज किसी में है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये पार्ट है कार्यकारी जनसंख्या का। तो पहला जनाब क्या है, पहला है 15 से 64 वर्ष की आयु, स्वस्थ व्यक्ति, कार्य करने की योग्यता और क्षमता, ये किसी में है तो हम कहेंगे ये किसी देश का वर्किंग पॉपुलेशन है, किसी देश की कार्यकारी जनसंख्या है। आप में से बहुत सारे लोग कार्यकारी जनसंख्या के अंतर्गत आ रहे होंगे, है ना, कार्यकारी जनसंख्या के अंतर्गत आ रहे होंगे, मतलब वो सभी जनसंख्या। तो इसमें से किसको आपने हटा दिया, देश की कुल जनसंख्या में किसको आपने साइड किया कि कार्यकारी जनसंख्या मिला। तो भाई जो 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसको साइड कर दिए, और जो 64 साल से ऊपर हैं तो उसे क्यों नहीं रखे, क्योंकि भाई हम लोग, आपको पता है कि 14 साल तक बच्चे को हम लोग काम नहीं कराते हैं, बाल श्रम हो जाता है, और 64 वर्ष के ऊपर व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, ये अर्थशास्त्र में माना जाता है, उसे हम लोग डिपेंडेंट मानते हैं। तो किसी देश की कार्यकारी जनसंख्या जितना ज्यादा होगा वो उस देश के लिए उतना अच्छा होगा, है ना, उतना अच्छा होगा। तो कार्यकारी जनसंख्या में 15 से 64 वर्ष के वायु, स्वस्थ व्यक्ति और कार्य करने की योग्यता और क्षमता। स्वस्थ को क्यों ध्यान रखा गया, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति काम ही नहीं कर सकता है, काम करने की योग्यता और क्षमता होना चाहिए, इसे कहेंगे कार्यकारी जनसंख्या। तो पहला ये वर्ड तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, पहला ये वर्ड तो दिमाग में रखना ही है। दूसरा जो हमारा वर्ड आता है वो आता है श्रम बल, है ना। तो भारत की कार्यकारी जनसंख्या किसे कहेंगे अगर पूछा जाए, तो भारत की कार्यकारी जनसंख्या उन व्यक्तियों की कुल संख्या है जिनकी आयु 15 से 64 वर्ष है ना, 15 वर्ष से अधिक और 64 वर्ष से कम है, तथा स्वस्थ है और काम करने की योग्यता और क्षमता रखता है। अगर यही परिभाषा, देखो एग्जाम में परिभाषा आपको बनाने सीखना पड़ेगा। अगर आप लिख रहे हैं या आपसे पूछ दिया जाए कॉन्सेप्चुअल की कार्यकारी जनसंख्या क्या है, तो आप सीधा बोलोगे कार्यकारी जनसंख्या किसी देश की उस जनसंख्या को कहा जाता है जिसमें 15 साल से ऊपर और माफ कीजिएगा, 15 साल से ऊपर और आपका 64 साल से नीचे स्वस्थ व्यक्ति जिसमें कार्य करने की योग्यता और क्षमता हो उसे शामिल किया जाता है, इसे कहा जाता है कार्यकारी जनसंख्या, है ना, कार्यकारी जनसंख्या। अब यहां से एक आता है श्रम बल, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसको समझना, हमने बोला था 3 वर्ड आपको समझना पड़ेगा। तो जनाब श्रम बल क्या होता है, श्रम बल को इंग्लिश में कहते हैं लेबर फोर्स, है ना, लेबर फोर्स कहते हैं, LF कहते हैं, है ना, और इसे क्या कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन। लेबर फोर्स क्या होता है, तो यहां भी वही चीज है, 15 से 64 वर्ष की आयु होना चाहिए, ये हर जगह आपको कॉमन मिलेगा। व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, कार्य करने की इच्छा भी होना चाहिए। यहां एक नया वर्ड जुड़ गया, इच्छा, योग्यता के साथ साथ इच्छा। देखो कार्यकारी जनसंख्या में जो लोग हैं, मान लो आप में से कई लोग कार्यकारी जनसंख्या में आ रहे होंगे, आपका उम्र अगर 15 साल से ऊपर है और कार्य करने की योग्यता है ना,
क्षमता भी है, लेकिन कई लोगों के अंदर इच्छा ही नहीं होता है ना। कई लोगों को आप अपने गांव सोसाइटी में देखेंगे कि वो उसकी आयु भी 15 से 64 वर्ष के बीच में है, स्वस्थ भी है, योग्यता भी है, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता है ना। पिताजी के पैसे पर रहना चाहता है या ऐसे ही आराम की जिंदगी जीना चाहता है। तो लेबर फोर्स में वो लोग आ गए जो इसमें से जो लोग काम करना चाह रहे हैं, ये है जो काम करने लायक है। कार्यकारी जनसंख्या मतलब जो काम करने की अर्हता रखता है। कार्यकारी जनसंख्या मतलब जो काम करने की, जो काम करने, जो काम करने का अर्हता रखता है ना। अर्हता रखता हो यानी कि क्वालिफिकेशंस रखता, अर्हता रखता हो। जैसे आप लोग ही फॉर्म आता है ना, तो आप लोग के फॉर्म में भी तो यही चीज होता है ना, दिया होता है ना कि आपका उम्र इससे इसके बीच होना चाहिए, आपका आइज 6/6 होना चाहिए, है ना। पुलिस वुलिस वाले में खास करके आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब किसी को फॉर्म डालने की इच्छा ही नहीं है तो उसे थोड़ी मिल जाएगा जॉब। तो यहां पे श्रम बल में वो व्यक्ति आएंगे जो इच्छा रखता है, जो काम करने की अर्हता भी रखता है और काम करने की इच्छा भी रखता है। श्रम बल में दो पॉइंट है, श्रम बल में काम करने की, है ना, काम करने की अर्हता भी है, काम करने की क्वालिफिकेशन भी है, इसके अंदर काम करने का अर्हता भी है। अर्हता मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, क्वालिफिकेशंस, अर्हता भी है ना, और काम करने की क्या है, इच्छा भी है, काम करने की इच्छा भी है, काम करने का इच्छा भी है। तो यहां पे दोनों चीज है जनाब, अर्हता भी है और इच्छा भी है। इसे हम कहते हैं लेबर फोर्स। यानी कि लेबर फोर्स में नया कुछ भी नहीं है। कार्यकारी जनसंख्या में अगर आप इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो ये लेबर फोर्स आ जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा है। तो 15 से 64 वर्ष आयु, है ना, 15 से 64 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखता है तो उसे हम लोग लेबर फोर्स कहते हैं। कार्यकारी जनसंख्या में कुछ लोग ही काम करने का इच्छा रखते हैं, इसमें से कुछ लोग ही काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं जनाब, बताइएगा। इसे हम लोग कहते हैं श्रम बल, है ना। तो यहां से आपको स्वैच्छिक बेरोजगार निकल जाएगा। अब बोलोगे गुरुजी स्वैच्छिक बेरोजगार किसे कैसे निकालेंगे। यहां से आपको स्वैच्छिक बेरोजगार एक पॉइंट निकल जाएगा। मैं यहीं पे थोड़ा सा निकाल दे रहा हूं, है ना, यहीं पे निकाल दे रहा हूं, ठीक है, यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूं एक पॉइंट आपको। स्वैच्छिक बेरोजगार, स्वैच्छिक बेरोजगार मतलब जो अपने इच्छा से बेरोजगार है, बेरोजगार है। तो आप निकाल सकते हो कार्यकारी जनसंख्या मतलब जो काम करने की क्वालिफिकेशन रखता हो, तो आप यहां लिख सकते हो कार्यकारी जनसंख्या, कार्यकारी जनसंख्या, है ना। और इसमें से जो काम करना चाहता है, काम करने लायक है, और इसमें से काम जो करना चाहता है उसे हम लोग बोलते हैं श्रम बल, श्रम बल, है ना। तो जब भी आप स्वैच्छिक बेरोजगारी कैसे निकालोगे, जब भी आप कार्यकारी जनसंख्या में श्रम बल को घटा दोगे, है ना, तो आपका क्या निकल जाएगा, स्वैच्छिक बेरोजगार निकल जाएगा, स्वैच्छिक बेरोजगार निकल जाएगा, निकलेगा ना। ये काम करने की योग्यता है और इतने लोगों को काम करने की इच्छा है ना। मतलब जिसको इच्छा नहीं है वो अपने इच्छा से बेरोजगार है, स्वैच्छिक बेरोजगार है। यहां से एक वर्ड आपका और आएगा, मैं ले लेता हूं यहां से एक वर्ड आपका और आएगा यहां से, जो आपको दिमाग में रखना है। 3 वर्ड मैंने बोला था ना, 3 वर्ड बोला था, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा वर्ड जो आपका आएगा जनाब, तीसरा वर्ड जो आपको आएगा वो आएगा कार्यबल, वर्क फोर्स जिसको बोलते हैं। तीसरा वर्ड जो आपके सामने आएगा ये आएगा कार्यबल। कार्यबल को इंग्लिश में क्या बोलोगे, कार्यबल को बोलोगे वर्क फोर्स। क्या बोलोगे, वर्क फोर्स, वर्क, कार्यबल को क्या बोलोगे जनाब, वर्क फोर्स बोलोगे, दिमाग में रख लो, इसे बोलोगे वर्क फोर्स। अब ये वर्क फोर्स क्या होता है जनाब। अच्छा, श्रम बल में जो लोग काम करना चाह रहा था, क्या सबको काम मिल गया होगा क्या।
श्रम बल में वो व्यक्ति है जो एज भी है, अर्हता भी रखता है, स्वस्थ भी है, योग्यता भी है, इच्छा भी है। आप में से सब लोग है ना कार्यबल में हो, आप लोग में से सब लोग श्रम बल में हो, स्वस्थ भी हो, एज भी है, इच्छा भी काम करने का है, योग्यता भी है, लेकिन आपको मिलता है क्या? सबको मिल रहा है क्या रोजगार? नहीं मिल रहा है ना। तो कार्यबल किसे कहते हैं? श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो गया, यानी कि श्रम बल के अंतर्गत, श्रम बल किसे बोलते हैं? देखो, लेबर फोर्स है ना, LF, लेबर फोर्स के अंतर्गत, लेबर फोर्स के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति, आप लेबर फोर्स, आने वाला व्यक्ति, आप लेबर फोर्स किसे बोल रहे हो? है ना, लेबर फोर्स का मतलब क्या हुआ? लेबर फोर्स का मतलब फिर वही हुआ, 15 से 64 वर्ष आयु, स्वस्थ व्यक्ति, कार्य करने की इच्छा, योग्यता, ये हो वाला व्यक्ति, है ना, आने वाला व्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका है, आने वाला व्यक्ति जिसे जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका है, जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, तो श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो गया है उसे कार्यबल कहते हैं। तो 3 वर्ड दिमाग में रखना है बेरोजगारी को समझने से पहले, वर्किंग पॉपुलेशन, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स, कार्यबल। अब अगर आपको निकालने दे दे बेरोजगारी, है ना, अब अगर हम आपको निकालने दे दे बेरोजगारी, तो आप यहां निकाल सकते हो, मैं निकाल दे रहा हूं कि बेरोजगार किसे कहते हैं। यहां पे निकाल, दिख रहा है ना भाई? नहीं दिख रहा है तो बता देना, बेरोजगार किसे कहते हैं। अब बेरोजगार जो काम करना चाह रहा है और काम नहीं मिल रहा है, तो लेबर फोर्स, लेबर फोर्स क्या हो गया? लेबर फोर्स हो गया जो काम करना चाह रहा है ना। बेरोजगारी इक्वल टू लेबर फोर्स, यानी कि श्रम बल, श्रम बल, इसी को लिख दो LF, LF लेबर फोर्स। और ये सारे लोग काम करना चाह रहा है, और ये वर्क फोर्स मतलब जिसको काम मिल गया, तो जो काम करना चाह रहा है और जिसे मिल गया उसे माइनस कर दो, तो यहां कार्यबल माइनस कर दो, कार्यबल माइनस कर दो, जिसे बोलते हैं WF, है ना, वर्किंग फोर्स, यानी कि LF माइनस WF इक्वल टू बेरोजगार। समझ रहे हो ना? तो 3 वर्ड आपको समझना था जनाब, 3 वर्ड समझना था। क्या क्या समझना था? पहला वर्किंग पॉपुलेशन, एग्जाम में बेरोजगारी डायरेक्ट कभी नहीं पूछता है, आपसे पूछ देगा वर्किंग पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, श्रम बल किसे कहा जाता है ना। और आप लोग बेरोजगारी का परिभाषा अधिकतम लोग यही जान रहे होंगे, जिसे रोजगार ना मिले, है ना, उसे बेरोजगार कहेंगे। लेकिन आज एक नया चीज आपको देखने को यहाँ पे मिला होगा, मिला कि नहीं मिला बताओ? मिला कि नहीं मिला? अब सवाल उठता है गुरुजी क्वेश्चंस कैसा आएगा? देखो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी देश की श्रम शक्ति किन्हें गिना जाता है? श्रम शक्ति, है ना, वर्किंग पॉपुलेशंस, वर्किंग पॉपुलेशंस में किन्हें गिना जाता है? अभी मैंने बताया ना भाई, 15 से 64 वर्ष की आयु हो, देखो तो बी में 15 से 64 वर्ष की आयु, अभी मैंने बताया एज जो है 15 से 64 वर्ष होना चाहिए, 1564 वर्ष होना चाहिए, व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, और व्यक्ति को काम करने की योग्यता और क्षमता होना चाहिए। ये अगर तीनों किसी में है तो हम कहेंगे वो देश का श्रम शक्ति है। क्या है? वो देश का वर्किंग पॉपुलेशन है ना, वर्किंग सॉरी काम करने, श्रम शक्ति लेबर फोर्स हो गया, है ना, लेबर फोर्स हो गया। तो इसमें योग्यता के साथ साथ इच्छा भी आ जाएगा, बस और कुछ नहीं ऐड करना है, इच्छा भी आ गया। यानी कि 3 चीज आपको दिमाग में रखना है। सबसे बड़ा होता है, देखो किसी देश में टोटल जनसंख्या होता है, ये मान लो कुल जनसंख्या है ना, किसी देश का कुल जनसंख्या है, किसी देश की कुल जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन से। अब इस टोटल पॉपुलेशन से में ना कुछ लोग ही काम करने लायक हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यकारी जनसंख्या।
अब इसमें से ये वाला पार्ट आप ले लो, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम, इधर से इसे यहीं पे दिखा दे रहे हैं, ये वाला पार्ट को बोलते हैं कार्यकारी जनसंख्या। तो एक देश में कुछ लोग ही काम करने लायक होते हैं, कार्यकारी जनसंख्या। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है वर्किंग पॉपुलेशन किसे कहा जाता है। तो एक देश में वर्किंग पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, मैं थोड़ा बगल में लिख दूं क्या कि आपको समझ में आ गया होगा। वर्किंग पॉपुलेशन उसे कहा जाएगा जो आपको 15 से 64 वर्ष एज होना चाहिए, 15 टू 64, ये आपका क्या एज होना, एज ग्रुप के लोग हैं, है ना। व्यक्ति स्वस्थ है और काम करने की योग्यता रखता है और क्षमता रखता है। तो ये किसी देश में 15 से 64 वर्ष की। अब इसी के अंदर जितने लोग योग्यता क्षमता रखता है उसमें कुछ लोग ही काम करना चाहता है। तो जो लोग काम करना चाहेगा उसे क्या कहेंगे, जो लोग काम करना चाहेगा उसे बोलेंगे श्रम बल, उसे बोलेंगे लेबर फोर्स। तो ये वाला को क्या बोलेंगे, ये वाला को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे श्रम बल, है ना, श्रम बल। श्रम बल में क्या क्या चीजें आ गया, यहां जो तीनों था वो तो था ही, 15 से 64, है ना, 15 से 64 एज, ये तो आ ही जाएगा। व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति के अंदर योग्यता होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर योग्यता होना चाहिए। अब यहाँ एक चीज नया ऐड हो जाएगा, इच्छा, है ना, जो काम करना चाह रहा है। अब जो काम करना चाह रहा है, क्या उसमें से सभी लोगों को काम मिला क्या, तो बोलेंगे उसमें से भी सभी लोगों को काम नहीं मिला, उसमें से भी कुछ लोगों को काम मिला। जिसे काम मिल गया उसे कहा जाता है कार्यकारी जनसंख्या, है ना। इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है आपका वर्क फोर्स, कार्यबल, इसे कहा जाता है कार्यबल, है ना। तो यही तीन चीज बताए, और यही कार्यबल इतना अगर समझ गए तो आप श्रम बल में कार्यबल माइनस कर दो तो बेरोजगारी निकल गया। बेरोजगारी मतलब, है ना, श्रम बल में कार्यबल माइनस कर दो, श्रम बल लेबर फोर्स में वर्किंग फोर्स माइनस कर दो, यहीं से आपका बेरोजगारी फिर मैं निकाल दे रहा हूं। बेरोजगारी में आप क्या करो, है ना, ये श्रम बल में कार्यबल माइनस कर दो, श्रम बल माइनस कार्यबल। तो इस तरह के कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है जो आप, है ना, याद कर सकते हो। क्लियर है ना। तो बेरोजगारी मतलब क्या हुआ, बेरोजगारी का लिख सकते हो श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति, श्रम बल, इसको पकड़ो, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जिसे न्यूनतम मजदूरी पर भी रोजगार ना मिले उसे बेरोजगार कहा जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेरोजगार किसे कहेंगे, है ना, मैं अपने हिसाब से बताता हूं, इसका यहाँ की परिभाषा छोड़ो, बेरोजगारी की परिभाषा किसे कहेंगे बेरोजगार। तो श्रम बल के अंतर्गत, श्रम बल के अंतर्गत, बल के अंतर्गत आने वाला ठीक है, जो भी व्यक्ति श्रम बल के अंतर्गत आ रहा है, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति, श्रम बल यानी कि लेबर फोर्स के अंतर्गत, जिसे न्यूनतम वेतन पर भी कार्य प्राप्त ना हो, व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर कार्य प्राप्त ना हो, न्यूनतम वेतन पर कार्य प्राप्त ना हो, उसे बेरोजगार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बेरोजगार कहते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप हाँ कमेंट करके बताओगे, उसे बेरोजगार कहा जाता है। एनीबडी, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। और बेरोजगार जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कई चीजें आपको दिमाग में रखना है। आगे चला जाए, यहां से सीधा आगे चला जाए। अब हमने बोला था कि एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और टाइम सब में देते जाएंगे। मैंने आपको शायद ये बताने में हमने सफल रहा, है ना।
ये बेरोजगारी की परिभाषा मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। बेरोजगारी की परिभाषा में 3 चीज आपको दिमाग में हमेशा रखना है। क्या क्या रखना है? एक रखना है कार्यकारी जनसंख्या, है ना, एकदम एग्जाम में पूछेगा, आप लोग देखना, कार्यकारी जनसंख्या, कार्यकारी जनसंख्या, एक श्रम बल, है ना, श्रम बल, श्रम बल, और तीसरा आपको याद रखना कार्यबल, कार्यबल। बाकी एग्जाम में कोई परेशानी आपको नहीं होगा। अब आते हैं बेरोजगारी के प्रकार पे, है ना, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बेरोजगारी के प्रकार पे आते हैं। तो बहुत तरीके का बेरोजगारी होता है। आप जब देखेंगे तो बेरोजगारी में आपको बहुत टाइप की बेरोजगारी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी में बहुत तरीके, है ना। तो समझना जरूरी है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ना, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ना, क्या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो ये कोई बता नहीं सकता कि भारत में 10 तरह के बेरोजगारी हैं। अब बेरोजगारी को जैसे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को भी स्किल्ड नॉन स्किल्ड में बांट सकते हो, टेक्नोलॉजी में भी बांट सकते हो, तो कई पार्ट में बांट सकते हैं आप, है ना। ये कोई नहीं कर सकता कि भारत में ये 8 तरह का पाया जाता है, 6 तरह का पाया जाता है। क्लियर है? तो बेरोजगारी के बहुत डायमेंशंस हैं जो आज समय के साथ साथ आपको नए नए देखने को मिलेंगे। फिर भी भारत में जो देखने को मिलता है उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भारत में आपको देखने को मिलेगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, सुने होंगे आप लोग कई बार। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खुली बेरोजगारी, या इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष बेरोजगारी, डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। खुली बेरोजगारी को ही डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब देखना हर जगह वही वर्ड आएगा जो हमने अभी बताया, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर कार्य प्राप्त ना हो। एक्चुअली में बेरोजगारी का जो परिभाषा है वो खुली बेरोजगारी ही है। अब श्रम बल में कौन आया? फिर यहीं से पूछा गया, ये छोटा वर्ड है लेकिन बहुत कुछ बता रहा है। श्रम बल हमें बता रहा है कि व्यक्ति जिसका आयु 15 से 64 है, 15 से 64 एज है ना, व्यक्ति का एज है। ठीक है, पहला कंडीशन बता रहा है। दूसरा बता रहा है कि व्यक्ति स्वस्थ है। तीसरा बता रहा है व्यक्ति के अंदर योग्यता है, योग्यता है, क्षमता है। और चौथा बता रहा है व्यक्ति काम करना चाहता भी है। ये देखो इतना छोटा वर्ड है ना, पकड़ना, इसलिए तो बार बार बता रहे हैं। तो यानी कि 15 से 64 वर्ष के एज ग्रुप के लोग जो स्वस्थ हैं, काम करने की योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, इच्छा भी रखते हैं, और उन्हें मिनिमम वेजेज पर वर्क ना मिले, मिनिमम वेजेज पर वर्क ना मिले, तो इसे कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, या इसे कहते हैं डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, या इसे बोलते हैं खुली बेरोजगारी, या एक्चुअली में जो बेरोजगारी का रूप है यही इसी को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने इसलिए श्रम बल बताया, बहुत लोग इसको रट लेते हैं, रटना नहीं है ना, रटना नहीं है। श्रम बल, है ना, श्रम बल क्या है? 15 से 64 वर्ष का व्यक्ति स्वस्थ हो, योग्यता हो, इच्छा रखता, उसे श्रम बल कहते हैं। हर जगह यही आएगा श्रम बल। क्लियर है? अब दूसरा आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट अभी मैंने आपने यहां देखा, यहां मैंने कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट था ना, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना भाई, अंडर एम्प्लॉयमेंट सारा वही वाला चीज बता रहे हैं। तो इसे बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। क्या बोलते हैं जनाब? अल्प बेरोजगारी। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोजगारी। तो श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे अपनी क्षमता के हिसाब से काम ना मिले, तो श्रम बल की परिभाषा फिर यहीं पे चले जाओ। ये श्रम बल की परिभाषा है, क्षमता के आधार पर काम ना मिले, योग्यता के आधार पर काम ना मिले। मान लो कोई बीटेक किया हुआ लड़का है ना, बीटेक किया हुआ लड़का है ना, बीटेक किया हुआ लड़का है, और वो चपरासी बन जाए, है ना, चपरासी बन जाए, रोजगार तो उसे मिल गया, लेकिन क्या है, कैसा रोजगार मिला? उसे कहते हैं अल्प बेरोजगारी। मतलब उसके योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिला। योग्यता के हिसाब से जब काम नहीं मिलता है
कई लोग भारत में अभी देखते होंगे, सरकारी जॉब में भी आप लोग में भी कई लोग होंगे जो अच्छे अच्छे डिग्री लिए होंगे, आपकी योग्यता बहुत ज्यादा है, लेकिन बेरोजगारी का ये आलम है कि आपको अपने योग्यता के हिसाब से, है ना, बहुत लो लेवल का आपको वर्क करना पड़ रहा है। अपने योग्यता के हिसाब से आपको उस तरह का काम नहीं मिल रहा है। फिर होता है घर्षण जनित, इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षण जनित बेरोजगारी, है ना। घर्षण जनित बेरोजगारी ये क्या होता है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ये क्या होता है जनाब, किसे बोलते हैं, किसी कर्मचारी द्वारा एक रोजगार को छोड़ के दूसरे रोजगार में जो जाता है, ये प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होता है। मान लो कोई कर्मचारी एक्स कंपनी में काम कर रहा है, किस में काम कर रहा है, एक्स कंपनी में काम कर रहा है। अब इस कंपनी में मंदी आया या छोड़ दिया, कुछ भी हुआ, है ना, ये वाई कंपनी में चला गया, है ना, वाई कंपनी में ज्वाइन किया। अब मान लो इसी बीच में ये 3 महीना बेरोजगार रह गया, 3 महीना बेरोजगार रह गया, होता ही है प्राय, देखना बेरोजगार रह गया, इसे कहा जाता है घर्षण जनित बेरोजगारी। एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जब जाता है कोई व्यक्ति, उस बीच में जब वो बेरोजगार रहता है तो उसे कहा जाता है घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, घर्षण जनित बेरोजगारी। फिर होता है चक्रीय बेरोजगारी, चक्र जैसा चलेगा, है ना, चक्र मतलब समय के हिसाब से ये इस तरह से चलेगा। अब बोलोगे ये क्या है था जनाब, है ना, व्यापार चक्र, है ना, व्यापार चक्र। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, माने अगर बाजार में तेजी है तो रोजगार मिल गया, रिसेशन आ गया तो रोजगार चला गया, मतलब बाजार के हिसाब से रोजगार मिलना और चला जाना। जब बाजार में तेजी होगा, बाजार में तेजी होगा तो रोजगार, है ना, तो रोजगार क्या होगा, ज्यादा होगा, रोजगार ज्यादा मिलेगा, रोजगार ज्यादा मिलेगा। जब बाजार में मंदी होगा, जब बाजार में रिसेशन होगा तो रोजगार क्या होगा, कम मिलेगा। इसे बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। तो यहां तक में कोई दिक्कत है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, किसी को कोई यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं जो आप लोग में बहुत सारे लोग हैं, शिक्षित बेरोजगारी। दोषपूर्ण शिक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा के कारण या तकनीकी कुशलता के अभाव में के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है। अब हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था ऐसा है कि 10th 12th अगर कोई पास भी कर गया, उसे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं दिया जाता है, कोई स्किल डेवलपमेंट का चीज नहीं कराया जाता है। यूं कहा जाए, कहते हुए तो बड़ा खराब लगता, लेकिन मैं कह दूं कि भारत के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो हैं वो बेरोजगारी पैदा करने वाला फैक्ट्री है। क्योंकि आप देखोगे कि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी हैं, वहां से जो लोग पास कर रहे हैं, वहां से जो लोग निकल रहे हैं, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, इससे क्या हो जाएगा, है ना। सरकारी नौकरी तैयारी में सब, इसलिए आप देखोगे सरकारी नौकरी का ज्यादा डिमांड है, चूंकि टेक्निकल एडुकेशन नहीं है। तो ये इसी को बोलते हैं एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ तो लिए लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना। सरकारी में भर्तियां बहुत कम है, तो 2% 4% लोगों का ही यहां पे मिल पाएगा। फिर होता प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है जनाब, है ना, या इसी को कहा जाता मिसगाइडेड, मिसगाइडेड बेरोजगारी, मिसगाइडेड बेरोजगारी इसी को कहा जाता है। काम में तो लगा है लेकिन उत्पादकता शून्य है। मतलब यहां ऐसा होता है, काम में तो लगे हैं, काम में तो लगे हैं, काम में तो लगा है, लगा है, लेकिन लेकिन उत्पादकता शून्य होता है, लेकिन उत्पादकता, उत्पादकता शून्य होता है। मान लो, समझ लो, ये आपको प्रायः कहाँ, गांव में देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। अब बताओ 2 हेक्टेयर जमीन है, किसी किसान का 2 हेक्टेयर जमीन है, तो 2 हेक्टेयर जमीन पे 2 लोग आराम से काम करके उत्पादन कर सकते हैं। उस परिवार में 3 लोग फिर काम करने लगे +1, तो उत्पादन थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन इसी 2 हेक्टेयर जमीन में 12 लोग काम करेंगे तो उत्पादन तो उतना ही रहेगा ना। मतलब जहां जितना, मान लो कि एक एक बोरा किसी को उठा के ले जाना, उसमें 10 लोग लग जाए, तो उत्पादकता जो, और जो 10 लोग लगे, जो काम 3 लोग कर सकते थे वहां 12 लोग लग रहे हैं,
तो आउटपुट तो जीरो हो गया ना। 9 लोग का आउटपुट तो जीरो हो गया। तो इसी गांव में एग्रीकल्चर में देखने को मिलता, कोई रोजगार नहीं है तो पूरा फैमिली उसी में लग गया। इसी को बोलते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा एक होता है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल, है ना। ये एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, ये प्राय कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। मानसून के सीजन में ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा, है ना। कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, मानसून में ज्यादा मिल जाएगा, मानसून खत्म हो जाएगा फिर बेरोजगार लोग हो जाएंगे, ये देखने को मिलता है ना। तो बेरोजगारी क्या है ना, बेरोजगारी को आप इस तरह भी बांट सकते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, है ना। अलग अलग तरीके से भी बांट सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ग्रामीण बेरोजगारी जो है ना, ग्रामीण बेरोजगारी, बेरोजगारी। फिर हो सकता है शहरी बेरोजगारी, है ना, शहरी बेरोजगारी। अब ये तो हमने बेरोजगारी क्या है ये समझ लिया, बेरोजगारी के प्रकार भी समझ लिए। अब होता है कि जनाब हमारे देश में बेरोजगारी के क्या कारण है ना। बेरोजगारी का कारण क्या है, तो बहुत सारा कारण है। एक तो है सबसे पहले सामाजिक कारण। भारत में जाति व्यवस्था प्रचलित है। वैदिक काल में जाति व्यवस्था काम के आधार पर था, कि जो जो काम, वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर हुआ कर। उत्तर वैदिक काल में भाई वो ये काम यही जाति करेगा, जस्ट उल्टा हो गया। तो जाति व्यवस्था प्रचलित है, मतलब नाई है तो वही ब्यूटी से ब्यूटी का काम करेगा, बाल बनाने का काम करेगा। बनिया है तो वो वैसा ही करेगा, मतलब ये एकदम ये परिवार करेगा। धोबी है तो ये काम करेगा। तो बहुत सारे व्यक्ति नहीं करना चाहते हैं काम। बहुत सारे, मान लो कि कोई बहुत अच्छा काम कर सकता, बाल बना सकता, लेकिन उसे लगता है कि ये तो नाई का काम है। हालांकि अब भारत में चेंजेस आया है, ये तो नाई का काम है, ये तो इसका काम है। तो काम का बंटवारा जाति के हिसाब से किया हुआ है, ये एक रीजन भरा भारत में है, जिसे सोशल आपको रीजन कहा जाता है। दूसरा है जनसंख्या का तीव्र विकास। जनसंख्या भारत में निरंतर बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। अगर आप संसाधन को नहीं बढ़ाएंगे, उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे, उद्योग नहीं लगाएंगे तो बेरोजगारी होगा ही। और उसके बाद भी अभी भी भारत का मैक्सिमम कार्यबल जो है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और भारत का एग्रीकल्चर क्या है, अंडर डेवलपमेंट है, अविकसित है। एग्रीकल्चर में तो लोग लगे हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर क्या प्रॉफिटेबल है क्या। एग्रीकल्चर में एक छिपी हुई बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर में सिंचाई के साधन नहीं है। 12 महीने हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को मानसून का जुआ कहा जाता है। इजराइल या अन्य देश जैसा हमारे देश में उन्नत एग्रीकल्चर इक्विपमेंट नहीं है, तकनीकी नहीं है। तो एग्रीकल्चर में अधिकतर जनसंख्या डिपेंड है, और एग्रीकल्चर एक तरह से मौसमी बेरोजगारी को जन्म देता है ना। क्योंकि आपको पता है भारत के कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अभी भी 55% एग्रीकल्चर जो है असिंचित लैंड है ना, जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं है, वैसे भूमि है। और आपको आश्चर्य होगा, भारत अपना एग्रीकल्चर रिसर्च पे अपने जीडीपी का मात्र 0.40 है ना कृषि रिसर्च पे खर्च करता है। तो कृषि रिसर्च पे जब आप बहुत कम खर्च करेंगे, कृषि आपका उन्नत नहीं होगा। आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा है, तो ये भी एक रीजन है। दूसरा है ना, और भी बहुत सारे रीजन हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब भारत में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति, ये करंट का टॉपिक है, यहां से भी सवाल पूछा जाता है और ये मुद्दा है। ये हमने 2 टॉपिक कर लिया, ये हम तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति भारत में बेरोजगारी का क्या है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है ना। तो भारत में बेरोजगारी का वर्तमान स्थिति कौन जारी करता है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है ना। आईएलओ का भी रिपोर्ट आता है। इस रिपोर्ट में भारत में बेरोजगार में 83% युवा बेरोजगार है। बेरोजगारों में 83% युवा बेरोजगार हैं, याद रखोगे। यह बेरोजगारी युवाओं में विशेषकर शहरी क्षेत्र में और शिक्षित युवाओं में देखने को मिल रहा है। मतलब सबसे बड़ा भारत में जो समस्या है युवा बेरोजगार को लेके है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है। 83% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है ना।
तो 82.9% था, 24 में 83% हो गया। शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 54% हो गया। मतलब हमारे देश में जो है ना, यूथ जो है ना, जो लेबर फोर्स है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, ये इसमें कहा जा रहा। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो कि आपका दिल्ली में मानव विकास संस्थान है, इंस्टीट्यूट्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ILO दोनों मिलके ये जारी करता है इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा यूथ जो है यहां पे बेरोजगार है। ठीक है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा वाले है ना 62 और महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है, ज्यादा महिलाएं बेरोजगार है ना। शिक्षित बेरोजगारी में आप देखोगे तो जितने एडुकेटेड लोग हैं माध्यमिक स्तर है ना, सेकेंडरी लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल पर, ये बेरोजगारी आपको महिला पुरुषों में देखने को मिल रहा 60%, 62%। मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं उसमें 30-40% को ही मिल पा रहा रोजगार, वो भी सरकारी नहीं, सब मिला के। युवाओं में अल्प रोजगार की वृद्धि हुई है, मतलब कुछ समय के लिए रोजगार मिल जा रहा है फिर नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखोगे बेरोजगारी में गिरावट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा। आप देखो 2012 है ना, ये दिखाया गया जो आप देखो 2000 में है ना, 2012, 2019, 2022 में ये आपको दिखाया गया है कि क्या बेरोजगारी का स्टेटस है। ठीक है। तो ये तो चेंज होते रहता है। उसके बाद बताया गया है जेंडर गैप भी बढ़ रहा है। जेंडर गैप, महिला श्रम बल भागीदारी कम है ना हो रहा है। आपको ये एक बहुत बड़ी बात कहा गया इस रिपोर्ट में। मतलब जो श्रम बल है ना, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कम है, युवाओं महिलाओं की भी भागीदारी कम है। ठीक है। तो अभी भी महिलाओं के लिए, महिलाओं को भारत जैसे देश में नौकरी लेने के लिए है ना, बाहर जाके पढ़ने के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ये आप याद रखेंगे। तो किसी देश में देखो, किसी देश में क्या होना चाहिए, किसी देश का आइडियल स्थिति क्या होना चाहिए, किसी देश में श्रम बल ज्यादा होना चाहिए, श्रम बल ज्यादा होना चाहिए। अब देखो 3 तरह का आपका काम करता है, 1 2 3। पहला एक है जो 0 से 14 साल के एज वाले लोग होंगे है ना, 0 से 14 साल के एज वाले लोग होंगे। दूसरे में आपको 15 से 64 साल वाले लोग होंगे, 15 से 64 साल एज वाले लोग होंगे। तीसरे में आपको 65 प्लस एज वाले लोग होंगे। ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं श्रम बल है ना। तो किसी देश में ये ज्यादा होना चाहिए। भारत का GDP अभी क्यों इतना बढ़ रहा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही काम कर सकता है ना। 65 से ऊपर वाला एज इसी पे डिपेंड है और बच्चा भी इसी पे डिपेंड है। तो आइडियल स्थिति ये होता है, जनसंख्या बढ़ रहा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, श्रम बल अगर आपका बढ़ रहा है तो कोई कोई देश आप देखोगे कि वहां बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, 65 प्लस लोग ज्यादा हैं, वो काम नहीं कर सकते, वो डिपेंड है, या तो सरकार पे डिपेंड है या तो अपने फैमिली पे डिपेंड है, वो काम नहीं कर सकते। तो ये मैंने समझाने का कोशिश किया था। बाकी विस्तार से हम क्लास में समझाएंगे। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आप सभी को एक व्यवहारिक नॉलेज दिया जाए और वही देने का हम प्रयास किए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद सभी।